कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में जो सेकंड ग्रुप आज हमने देखना है वो है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में डाई का मीनिंग आपको पता है 2 और सैकराइड टर्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था शुगर मॉलिक्यूल्स। तो डाइसैकेराइड्स बनते हैं जब 2 मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं अटैच। और 2 मोनोसैकेराइड्स अटैच होने के लिए जो लिंकेज यूज करते हैं उस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डाइसैकेराइड्स में बिकॉज 2 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है या बड़ा होता है एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। सो सेकंड पॉइंट में लिख रही हूँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। एंड क्योंकि स्ट्रक्चर भी बड़ा हो गया है तो इनको ब्रेक करना भी टफ हो गया है एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। तो इसलिए अगर ये ब्रेक करना इनको टफ है तो इनकी सोलेबिलिटी क्या हो गई है वाटर में कम हो गई है एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। तो लिखते हैं लेस सोलेबल इन वाटर एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। बट इनका साइज अभी भी छोटा है एज कंपेयर टू ओलिगो एंड पोली। तो हम लिखेंगे more soluble as compared to oligosaccharides and polysaccharides। और ये solubility हमने किस में लिखी है वाटर में। और प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसकी स्वीटनेस उतनी ही कम होती जाती है। तो क्योंकि डाइसैकेराइड्स बड़ा स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड तो इनकी स्वीटनेस लेस होती है एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड बट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो स्वीटनेस इनकी लेस है एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स बिकॉज इनका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू मोनो। हमने कहा जितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा स्वीटनेस उतनी ही कम होगी। और स्वीटनेस अभी भी इनकी क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड हैं कॉम्प्लेक्स हैं एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड। सोलेबिलिटी किसके कंपैरिजन में कम है और किसके कंपैरिजन में ज्यादा है। एंड स्वीटनेस किसके कंपैरिजन में कम है और किसके कंपैरिजन में ज्यादा। ये सब चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको डाइसैकेराइड्स की कुछ एग्जांपल्स कोड करवा रही हूँ और पहली एग्जांपल जो हम देखेंगे वो है माल्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड माल्ट के अंदर मौजूद होती है। और माल्ट क्या है एक ग्रेन है जो कि हम यूज करते हैं जैसे हम व्हीट को यूज करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। इसको भी हम यूज करते हैं एज अ फूड या हम कह सकते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पे। और ये जो माल्ट के अंदर माल्टोज मौजूद होती है जिसे हम यूज करेंगे फॉर एनर्जी सोर्स ये 2 मोनोसैकेराइड्स के कंबाइन करने से मिलके बनती है। और दोनों जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो हैं ग्लूकोज। और माल्टोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपके सामने ये 2 मोनोसैकेराइड्स ड्रॉ किए। ये फर्स्ट है अल्फा डी ग्लूकोज और ये भी है अल्फा डी ग्लूकोज। आपको ऑलरेडी पता है अगर अल्फा ग्लूकोज लिखा गया है या किसी भी मोनोसैकेराइड के साथ डी या अल्फा है तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो बिकॉज इनका हाइड्रोक्सिल रिंग की लोअर साइड पे है तो ये दोनों क्या है अल्फा ग्लूकोज हैं। और जब भी ये दोनों ग्लूकोज एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर्स में आपको पता है कार्बन मौजूद होता है। मैंने कार्बन लिखा नहीं है लेकिन कॉर्नर्स में कार्बन मौजूद है। तो ये फर्स्ट कार्बन है सेकंड थर्ड एंड ये वाला फोर्थ कार्बन का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेकंड मोनोसैकेराइड का मैंने हाईलाइट कर दिया। इस वाले ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स हैंग हो रहा है और मैंने इसके ये फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल क्या कर दिया हाईलाइट कर दिया। तो जब भी ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट करके माल्टोज बनाना चाहते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह का होगा कि ये हाइड्रोक्सिल दोनों मिलके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। और वाटर के मॉलिक्यूल में बिकॉज यूज होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन। और अगर 1 ऑक्सीजन यूज हो गया है वाटर बनाने के लिए तो अभी भी 1 ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाता है। तो वो जो 1 ऑक्सीजन है वो दोनों मोनोसैकेराइड्स को अटैच करने के लिए यूज होगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से वो ऑक्सीजन जो है दोनों को अटैच कराएगा। तो ये है वो 1 ऑक्सीजन जो कि रह गया था और दोनों मोनोसैकेराइड्स को आपस में इस तरह से अटैच करवा दिया।
रिमेनिंग जो हमारे पास ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो एज़ सच अटैच्ड रहेंगे, उनको भी अटैच करवाते हैं। ये हमारा डाइसैकाराइड रेडी हो चुका है और एज़ अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकला है वाटर का मॉलिक्यूल एंड इस डाइसैकाराइड को हम क्या कहते हैं ये माल्टोज़ है और माल्टोज़ के ये जो दोनों मोनोमर्स हैं ग्लूकोज़ इसमें जो लिंकेज होता है इसे हम कहते हैं ये है अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा क्यों कहते हैं? बिकॉज़ जो फर्स्ट हमारा मोनोसैकेराइड है, वो था अल्फा क्योंकि उसका हाइड्रॉक्सिल रिंग की लोअर साइड पे था। 1 जो पहले वाला है वो शो करता है फर्स्ट मोनोसैकेराइड के फर्स्ट कार्बन को एंड 4 जो है वो शो करता है सेकंड मोनोसैकेराइड के फोर्थ कार्बन को। इट मीन्स कि फर्स्ट मोनोसैकेराइड का फर्स्ट कार्बन और सेकंड मोनोसैकेराइड का फोर्थ कार्बन आपस में रिएक्ट करके ये लिंकेज बनाते हैं और इस लिंकेज के बनने में वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? रिलीज होता है और ये जो हमारे पास डाइसैकाराइड आया है इस डाइसैकाराइड को हम क्या बोलेंगे? ये है माल्टोज़। और इन 2 मोनोसैकेराइड के दरमियान ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी आपको आ सकता है कौन से 2 एटम्स के दरमियान होता है? तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और थर्ड आप ये पॉइंट याद रखोगे कि ये 2 मोनोसैकेराइड के दरमियान मौजूद होता है। तो पहला पॉइंट कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा ये कि ये कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान होता है और थर्ड ये कि ये हमेशा मौजूद होता है किसके दरमियान? 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान। एक और एग्जांपल मैं आपको डाइसैकाराइड्स की दूंगी जो कि है सुक्रोज। सुक्रोज जो कि सेकंड एग्जांपल हम देखने लगे हैं डाइसैकाराइड की, इसको बनाने के लिए जो 2 मोनोमर हमने यूज करने हैं उसमें से एक है ग्लूकोज एंड सेकंड है फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। सेम वही स्ट्रक्चर्स हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पे हमेशा नीचे लिखा करें कि आपने कौन सा रिएक्टेंट यूज किया है। तो 2 हम यूज करें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आपके लिए तो ये है 1, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन इस कॉर्नर पे, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 हैंग हो रहा है। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन ये दोनों हाइड्रोक्सिल क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और दोनों मिलके वाटर का मॉलिक्यूल जो है बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स को और ये पहले मैं वाटर का लिख रही हूँ और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके बनाएगा वाटर। रिमेनिंग जो 1 ऑक्सीजन रह जाएगा इन हाइड्रोक्सिल में वो इन दोनों को ज्वाइन करेगा और कैसे ज्वाइन करेगा उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये ऑक्सीजन एटम जो कि ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन को आपस में क्या करवाएगा? अटैच करवाएगा और रिमेनिंग जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं सारे कार्बन्स के साथ वो एज सच रहेंगे। तो ये हमारा डाइसैकाराइड सुक्रोज रेडी हो चुका है जिसमें एज अ बाय प्रोडक्ट ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ? रिलीज हुआ है। एंड सुक्रोज के इन दोनों मोनोसैकेराइड में जो लिंकेज बनता है इसे हम कहते हैं ये है अल्फा 1,2 लिंकेज। ये अल्फा शो कर रहा है फर्स्ट मोनोसैकेराइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को, ये 1 शो करता है कि फर्स्ट मोनोसैकेराइड का कौन सा कार्बन रिएक्ट करेगा इस लिंकेज में और 2 शो कर रहा है सेकंड मोनोसैकेराइड का कौन सा कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है और बनाता है सुक्रोज। और ये जो लिंकेज होगा इसके दरमियान 2 मोनोसैकेराइड के दरमियान आपको ऑलरेडी पता है कि इस लिंकेज को क्या कहते हैं हम? ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिख सकते हो या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिख सकते हो। और इसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको हाइलाइट करवाए हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये कौन सा होता है? कोवेलेंट। और सेकंड आपको ये याद करना है कि ये कौन से एटम्स के दरमियान होता है? तो कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान मौजूद होता है ये लिंकेज। थर्ड जो कि ऑब्वियस है कि ये 2 मोनोसैकेराइड्स को अटैच करने के लिए यूज होता है। ये जो माल्टोज की एग्जांपल हमने ड्रॉ की थी, माल्टोज को कहा जाता है कि ये है ऐसी शुगर्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। सुक्रोज को लिखा जाता है कि ये होती हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है? पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब भी हम ऑक्सीडेशन की टर्म यूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है किसी भी मॉलिक्यूल में
ऑक्सीजन एटम का ऐड होना और रिडक्शन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन एटम का ऐड होना। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको अगर आप रिवर्स कर देंगे किसी भी मॉलिक्यूल से क्या होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लाइक सपोज करो मेरे पास दो एटम्स हैं, एक है एटम ए, एक है एटम बी। मैं एटम ए का ऑक्सीजन उतार के किसको दे रही हूँ, बी को। तो कंडीशन कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी। इसमें जिसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है एटम ए का, उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। और जिसमें मैंने ऐड किया है ऑक्सीजन बी की, उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। सेम इसी तरह से अगर मैं एटम ए से हाइड्रोजन उतार के एटम बी को दे दूं तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपको नजर आएगी, जिसमें मैंने बी की क्या करवाई है, रिडक्शन, और मैंने ए से रिमूव किया है तो उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। मेरे पास एक आयन है जिसके दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव किए हुए हैं। अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी तो ये इस कंडीशन में आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मीन्स कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पे। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर होती है तो वो भी क्या होता है, रिडक्शन। अगर मैं इस कंडीशन से इस कंडीशन में लाऊंगी, मीन्स के इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी किसी एटम का, तो वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और ये कौन सी फॉर्म है, ये मैंने क्यूप्रिक आयंस को कन्वर्ट किया है किसके अंदर, क्यूप्रस आयंस में, उसकी रिडक्शन करवा के। कार्बोहाइड्रेट्स में जब भी मोनो, डाई, ओलिगो या पॉलीसेकेराइड्स के साथ आप ये वाली टर्म देखें, रिड्यूसिंग शुगर्स की, तो इनका मीनिंग क्या होता है कि ये शुगर्स दूसरे की रिडक्शन करवा सकती हैं और अपनी क्या करवा सकती हैं, ऑक्सीडेशन। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं लाइक सुक्रोज, वो ना तो दूसरे की रिडक्शन करवा सकती हैं, मीन्स कि इनमें से कोई काम नहीं कर सकती हैं, और ना ही वो अपनी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन। इसमें थर्ड भी ऐड कर लें, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आता है एंड ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आता है। और जब भी आप किसी कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग शुगर्स की टर्म असाइन करें तो उसमें याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का चाहे वो एल्डो शुगर है तो उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होना चाहिए है, और अगर वो कीटो शुगर है तो उसका कीटो ग्रुप क्या होना चाहिए है, फ्री होना चाहिए है। जितने भी मोनोसेक्राइड्स ओपन चेन में या रिंग की फॉर्म में होते हैं, उन सब के जो एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो इट मीन्स कि वो सब क्या है, वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, वो अपनी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं और दूसरे की क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन। आपको प्रीवियस लेक्चर से दिखाऊं तो हमने कहा था जो रिंग फॉर्म होती है ये इक्विलिब्रियम में होती है किसके साथ, ओपन चेन के साथ। तो इट मीन्स कि ये वाला फर्स्ट कार्बन जो कि यहाँ पे रिंग की फॉर्म में मौजूद है, ये कुछ टाइम के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा, और जब इस फॉर्म में आएगा इसका कीटोन ग्रुप फ्री हो जाएगा, तो ये अपनी क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे की क्या करवा देगा, रिडक्शन। ओपन चेन्स की फॉर्म में है या रिंग की फॉर्म में होती हैं। अगर उनका ये कार्बन फ्री है, कीटोन और एल्डिहाइड वाला, तो क्या होंगे, रिड्यूसिंग। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है ये वाला फ्री तो नहीं है कार्बन, क्योंकि हमने बोला कि ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये ओपन चेन की फॉर्म में जाके क्या करवा सकता है, अपनी ऑक्सीडेशन और दूसरे की रिडक्शन। मोनोसेक्राइड्स चाहे रिंग की फॉर्म में है चाहे स्ट्रेट चेन में, सब मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, reducing. All monosaccharides are reducing sugars in both form, open and ring form. जितने भी हमारे reducing sugars हैं उनका एल्डिहाइड अपनी ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, बिकॉज ऑक्सीजन रिसीव करेगा। सेम इसी तरह से जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाली कीटो शुगर्स हैं वो भी दूसरे की रिडक्शन और अपनी ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट हो जाती हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये बात हो रही है उन शुगर्स की, एल्डो एंड कीटो शुगर्स की, जो क्या है, रिड्यूसिंग और रिडक्शन के बाद दूसरे की और अपनी ऑक्सीडेशन के बाद खुद को चेंज करवा लेंगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते होते हैं, और ये भी आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसको नोट कर लें। और टेस्ट का नेम होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। जब भी हम बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स में
तो इस वाले रिएजेंट के अंदर जो क्यूप्रिक आयंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूप्रस में, और क्यूप्रस का कलर क्या होता है? ब्रिक रेड कलर। इसका मीनिंग क्या है कि जब हमने बेनेडिक्ट टेस्ट किया रिड्यूसिंग शुगर्स का, तो उसके लिए जो रिएजेंट हमने यूज किया बेनेडिक्ट रिएजेंट, उस रिएजेंट के अंदर क्यूप्रिक आयंस की रिड्यूसिंग शुगर ने क्या करवा दी? रिडक्शन। उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, उसको क्यूप्रस में कन्वर्ट कर दिया, और आपका जो सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो गया? ब्रिक रेड। और अगर वो नॉन रिड्यूसिंग होती तो कभी भी क्यूप्रिक की क्यूप्रस में रिडक्शन ना करवाती और उसका कलर चेंज ना होता। रिएजेंट के डालने से रेड कलर बनना इस चीज की इंडिकेशन है कि जो हमारी शुगर है वो रिड्यूसिंग है, उसकी रिडक्शन हो चुकी है बेनेडिक्ट रिएजेंट की। और इस कलर का ना बनना इस चीज की इंडिकेशन होती है कि ये शुगर क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है और इसकी रिडक्शन इसके अंदर नहीं करवा सकी है। और ये हम बात कर रहे हैं किसके अंदर मौजूद होता है? बेनेडिक्ट रिएजेंट, जो कि हम यूज करते हैं इस टेस्ट के अंदर। यहाँ पे सुक्रोज के जो दोनों मोनोमर्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इनके जो फर्स्ट कार्बन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन शो कर रहा है एल्डिहाइड ग्रुप को, इसका फर्स्ट कार्बन शो कर रहा है जो कि रिंग का फर्स्ट कार्बन है, और फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन है, ये शो कर रहा है कीटो ग्रुप को। बिकॉज ये दोनों फ्री हैं, ये इक्विलिब्रियम में अपनी ओपन चेन के साथ मौजूद हैं, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इस आइसोलेटेड फॉर्म में क्या होते हैं? रिड्यूसिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसका फर्स्ट कार्बन और इसका सेकंड कार्बन यूज किया है, इसका एल्डिहाइड और इसका कीटोन, तो दोनों इसके क्या हो चुके हैं? अटैच हो चुके हैं। और ये जब इस फॉर्म में आ जाता है तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इट मीन्स कि इसका एल्डिहाइड और इसका कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज नहीं हो सकता है, और ये दूसरे की रिडक्शन और अपनी ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हैं, इसलिए फिर ये क्या होंगे? नॉन रिड्यूसिंग। और इस केस में अगर आप देखें तो ये ग्लूकोज फ्री फॉर्म में, इसका फर्स्ट कार्बन भी फ्री है, इसका भी फर्स्ट फ्री है, तो ये दोनों क्या है? रिड्यूसिंग। कंबाइन हो के भी आपका जो माल्टोज बना है दोनों के कंबाइन करने से, वो क्या रहेगा? रिड्यूसिंग रहेगा। आल्दो जो पहला ग्लूकोज है उसका कार्बन, पहला कार्बन या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं। इस मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन मींस के एल्डिहाइड क्या है? फ्री है। ये अभी भी अपनी इस चेन को यहाँ से ओपन करवा के कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो सकता है। तो इट मींस कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर मैं थाउजेंड्स की फॉर्म में भी मोनोसेक्राइड अटैच करवा दूं, अगर इन सब के फंक्शनल ग्रुप यूज हो चुके हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली लास्ट वाले का यूज नहीं हुआ है, तो उस केस में भी ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा? रिड्यूसिंग ही रहेगा। ठीक है, थाउजेंड्स में से अगर ओनली वन का भी यूज नहीं हुआ है तो ओवरऑल ये क्या कर सकती है? रिडक्शन करवा सकती है, दूसरे की अपनी ऑक्सीडेशन करवा सकती है। आल्दो इसके बाकी कोई भी मोनोमर रिडक्शन नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं करवा सकता है, लेकिन ये करवा सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं ओवरऑल माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये याद रखिएगा मेरा बेटा, ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। रिड्यूसिंग का मीनिंग क्या है और नॉन रिड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है। रिड्यूसिंग के प्रेजेंस में बेनेडिक्ट जो है वो किस कलर में चेंज हो जाता है एंड क्यों होता है, ये भी चीजें याद रखिएगा। मल्टीपल डाइसेक्राइड्स हमारे पास और भी मौजूद हैं, दो मैंने आपको बता दिए। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अटैच होता है, एंड इसके अलावा माल्टोज में दोनों जो मोनोमर्स हैं वो ग्लूकोज के होते हैं। और ये भी अक्सर आपको आ जाता है कि हमारी जो लैक्टोज डाइसेक्राइड है जो कि मिल्क के अंदर मौजूद होता है, तो इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो मिल्क शुगर जो है इसमें दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं, लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, इसमें दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे, एक इसमें ग्लूकोज और दूसरा इसके साथ अटैच होता है कौन? गैलेक्टोज। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, लैक्टोज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो लैक्टोज डाइसेक्राइड है, कौन से दो मोनोमर्स हैं, इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं। तो लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें 1,4 लिंकेज होता है और सेकंड मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन फ्री होता है। इसका सुक्रोज को अगर लिखना चाहें तो सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं क्योंकि ये शुगर केन के अंदर मौजूद है, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर ये मौजूद होती है सुक्रोज। ये था मेरा बेटा डाइसेक्राइड की कंप्लीट स्टोरी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स को।